The artists here made their paintings on the walls and calling of the rope shelters. Some of the paintings are reported from the shelter where people arrive but come. Others were made in places which do not seem to have been living space at all. Perhaps those places had some religion important. Some of the most beautiful paintings are very high up on rock shelter or close the killing of rock shelter. One may wonder why early human beings choose to paint on a rock in such as uncomfortable position. The paintings made at those places were for people to be able to notice them from a distance. यहाँ के कलाकारों ने रॉक शेल्टर की दीवारों और सीलिंग पर अपनी पेंटिंग बनाई है। कुछ चित्रों को आश्रयों से सूचित किया गया है। यहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ अन्य ऐसे स्थान पर बनाए गए थे जो ऐसे प्रतीत नहीं होते हैं कि इसमें रहने के स्थान हैं, और शायद इन जगह पर कुछ धार्मिक महत्व था। कुछ सबसे सुंदर पेंटिंग रॉक शेल्टर पर बहुत ऊंची हैं या रॉक शेल्टर की छत के करीब हैं। कोई आश्चर्यचकित हो सकता है कि कार्मिक मनुष्य ने इतनी असहज स्थिति में चट्टान पर पेंट करना क्यों चुना। इन स्थानों पर बनाई गई पेंटिंग शायद लोगों के लिए दूर से उन्हें नोटिस करने में सक्षम थी। The paintings thought from the remote past do not lack pictorial quality despite various limitations such as adequate working condition, inadequate tools, materials, etc. There is a charms of simple rendering of sense of the environment in which the artist life. The men showing them appear adventures and rejoicing in their lives. The animals are show more youthful and majestic than perhaps they actually were. The primitive artists seem to possess an intrinsic passion for storytelling. Thus, pictures depict in a dramatic way both men and animals engaged in the struggle for survival. In one of the scenes, a group of people have been shown hunting a bison. In the process, some injured men are depicted lying scattered on the ground. In another sense, an animal is shown in the agony of death, and the men are depicted dancing. These kinds of painting might have been man a sense of power over the animals we would meet in the open. कहा जाता है कि उनके चित्रों में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तीव्र काम करने की स्थिति, पर्याप्त उपकरण, सामग्री आदि जैसी विभिन्न सीमाओं के बावजूद पर्यावरण के दृश्य के सरल प्रतिपादन एक आकर्षक है, और जिसमें कलाकार रहते थे और पुरुष अपने जीवन में साहसी और आनंदित दिखाई दे रहे हैं, और जानवरों की अधिक युवा और राजस्वी दिखाया गया है। शायद वे वास्तव में थे। आदिम कलाकार कहानी
कहने के लिए अतिरिक्त जुनून के अधिकारी हैं और यह चित्र दर्शाते हैं कि एक नाटकीय तरीके से दोनों पुरुषों और जानवर अस्तित्व के लिए संघर्ष में लग रहे हैं। यानी कि जो वो शिकार कर रहे हैं उसमें जानवर का भी दिखाया गया है और मानव का भी दिखाया गया है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और एक दृश्य में लोगों को, एक समूह को बाइसन का शिकार करते हुए दिखाया गया है और कुछ घायल लोगों को ज़मीन पर बिखरे पड़े दिखाया गया है और एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा में दिखाया गया है और पुरुषों को नाचते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार की पेंटिंग में मनुष्य को खुले में मिलने वाले जानवरों पर अधिकार दिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हंटिंग सीन के बारे में। Hunting scenes predominate in metholithic painting. This is one such scene where a group of people are shown hunting a bison. Some injured men are depicted lying scattered on the ground. Thus, painting show mastery in the skill of drawing the forms. शिकार के दृश्य मेसोलिथिक चित्र में दिखाई देते हैं। यह एक ऐसे दृश्य में है जहां लोगों के ग्रुप को एक बाटसन का शिकार करते दिखाया गया है। कुछ घायल पुरुषों को जमीन पर बिखरे हुए लिटिंग के रूप में दर्शाया गया है और इस पेंटिंग में इन रूपों को चित्रित करने के कौशल में निपुणता दिखाई गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं डांसिंग सीन्स के बारे में। इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड figures in dancing mode are shown. In fact, this is a required them. It also recall the dancing scenes from the Lakhundia rock painting found the Uttarakhand. इस तस्वीर में डांसिंग मोड में हाथ से जुड़े आंकड़े दिखाए गए हैं और वास्तव में यह एक आवर्तक विषय है और यह उत्तराखंड में पाए जाने वाले लखुदियार रॉक पेंटिंग के नृत्य दृश्य को भी याद करता है। जो इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया गया है। इन्होंने कुछ डांसिंग सीन्स बनाए हैं जिसके बारे में इन्होंने खुद डिस्क्रिप्शन दिया है। The painting of individual animals show the master of skill of the primitive artist in drawing. Thus, form both proportion and tonal effect have been realistically maintained in them. It is interesting to note that at many rock art sites often a new painting is painted on top of an older painting at Bhimbetka. In some places there are as many as 20 layers of paintings on one on top of another. Why did the artist paint in the some place again and again? Maybe artist paint in the some place again and again, maybe this way because the artist did not like his creation and painted another painting on the previous one, or some of the painting and places were considered sacred or special, or this was because the area may have been used by different generation of people at different times. Thus, prehistoric painting help us to understand about early human beings, their lifestyle, their food habit, their daily activity, and above all, they help us understand their mind, the way they thought. Prehistoric period remains are the great witness to the evolutions of human civilization. Thought the numerous rock weapons, tools,
ceramics and bones more than anything else. The rock paintings are the greatest. Well, the primitive human begins of this period left behind. अलग अलग जानवरों के चित्र इन रूपों को चित्रित करने में आदिम कलाकार के कौशल की महारत को दर्शाता है और दोनों अनुपात और तानवाल प्रभाव उनमें वास्तविक रूप से बनाए गए हैं। और ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि कई रॉक आर्ट साइटों पर अक्सर एक पुरानी पेंटिंग के ऊपर एक नई पेंटिंग चित्रित की जाती है और भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्र की 20 परतें हैं और एक ऊपर यानी कि एक के ऊपर ऐसे दर्शाए गए हैं। और कलाकारों ने एक ही जगह पर बार बार पेंट क्यों किया है? हो सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं थी और उसने पिछली पेंटिंग पर एक और पेंटिंग बनाई हो, या कुछ चित्रों और स्थानों को पवित्र या विशेष माना जाता था। ऐसे इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र का उपयोग विभिन्न पीढ़ियों के लोगों द्वारा अलग अलग किया गया हो, यानी कि एक ही पेंटिंग को कई बार अलग अलग लोगों ने बनाया हो, इसलिए उन्होंने इस कारणवश बार बार एक ही सतह पर पेंटिंग बनाई हो। और इन प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें कार्मिक मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनके भोजन की आदतों और उनकी दैनिक गतिविधियों और इन सबसे ऊपर वह हमारे मन को समझने में मदद करते हैं जैसा उन्होंने सोचा था। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महान गवाह है। कई शास्त्रों, औजारों, मिट्टी के पात्र और हड्डियों के माध्यम से किसी भी चीज़ से ज़्यादा रॉक पेंटिंग इस दौर की सबसे बड़ी दौलत इंसानों को पीछे छोड़ देती है। यानी कि जो भी उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जो उनके दैनिक जीवन पर भी आधारित हुआ करती थी। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा है। इसके अंदर हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में पढ़ा है, यानी कि आदिम कला जो हमारी चित्रकला थी उसके बारे में पढ़ा है कि आदि मानवों ने कैसे अपना दैनिक जीवन व्यक्त किया और कैसे उन्होंने किस तरह के चित्र बनाए। और उस समय उनके पास कोई टूल्स नहीं हुआ करते थे और कोई रंग नहीं हुआ करते थे, कैसे उन्होंने प्रकृति से रंग लिया और कैसे उन्होंने ब्रशेस बनाए। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिली।